चलो स्टार्ट करते बेटा। तब के बाद ये मोबाइल बंद करो, ठीक है? मोबाइल सबमिट हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ मोबाइल कम पड़ गया यहाँ लगाने के, हम लोग अपना लगाना पड़ता है। तुम्हारा मिल जाएगा, तुम्हारा ये यूज करना। चलो थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक है? चैप्टर को इसको एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं बेटा। और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर की थर्मोकेमिकल रिएक्शन, बता दिया था क्या होता है। एक बार मैं क्विक रिवीजन देता हूं जल्दी से। थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो होता था जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के साथ साथ उस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है उसको ही बताया जाए। उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते थे। शिफ्ट करो फटाफट बैठा हो जाइए। ठीक है, दो तरह की रिएक्शंस होती है बेटा थर्मोकेमिकल, याद करिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती थी? रिलीज होती थी बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव होता था। और एंडोथर्मिक में हमको हीट देना पड़ता है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, डेल्टा एच पॉजिटिव होता था। ठीक है, उसके बाद हमने एक बात किया था हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पहले तो भाई उधर बीट सो, चल तुम इसे चले जाओ, जाओ पीछे बैठो आराम से, मजे करो। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या था अपना, थोड़ा किनारे होकर। हीट ऑफ रिएक्शन क्या था आपका कि अगर किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट दिए हैं जब वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं तो जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसे क्या बोलते थे हम लोग? हीट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, उसी को बोलते थे हीट ऑफ रिएक्शन। इन कई बातों पर डिपेंड करता था। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने पर हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता था। अगर मैं रिएक्शन को का 2 से मल्टीप्लाई करता था तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई होता था। अगर मैं रिएक्शन को याद करो रिवर्स करता था तो डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती थी, बस साइन चेंज हो जाता था। जैसे मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन में +50 किलो जूल हीट रिलीज हुई, तो अगर इसी रिएक्शन को पलट के लिख दूंगा तो -50 हो जाएगा, बराबर। और फिर मैंने बोला था एलोट्रॉपिक फॉर्म को चेंज करने पर भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी चेंज करने पर हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। और टेम्परेचर को चेंज करने से भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, और इसको बताया था बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है, डेल्टा Ht2 - डेल्टा Ht1 इक्वल टू डेल्टा Cp(T2 - T1), डेल्टा Et2 - डेल्टा Et1 इक्वल टू डेल्टा Cp(T2 - T1), बराबर। ये था किरचॉफ इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है ना, चीजें न्यूमेरिकल तो इतना आसान यहाँ से आता है ना कि अगर थोड़ा सा तुमने दिमाग लगाया तो काम हो जाता है यहाँ, मतलब बिल्कुल आसान से। पहली बता था प्लस माइनस में गलती कर देते हो और ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत आसान सा चैप्टर है आपका, थर्मोडायनेमिक्स से आसान होता है एनर्जेटिक्स। एकदम फ्लैट न्यूमेरिकल आते हैं, 1-2 फॉर्मूले हैं उसी पे काम कर दोगे तो काम हो जाता है अपना न्यूमेरिकल का यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपको कि सीधे सीधे बोलेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दिस इज इतना, तो आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। आपको बोल दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -399 किलो जूल है, तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। आधे लोग तो क्वेश्चन किस लिए छोड़ के आते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ढंग से पढ़ के नहीं जाते हैं और उस इक्वेशन को बना ही नहीं पाते। तो आपको हर डेफिनेशन को कायदे से समझना है। अगर मुझे किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल एकदम आसान होता है, लेकिन क्या आप बना नहीं पाते हो इक्वेशन को। बहुत कम चांस है कि नीट या जेईई में वो बना के देते हैं, वो सीधे से देते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बेंजीन एंड इथीन आर दिस मच। इसका मतलब पहले तो वही अलग हो जाएंगे बच्चे जिनको हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना ही नहीं आता। इसलिए आराम से ये डेफिनेशन समझना, एकदम आसान सा टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन बोलो या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो। सबसे पहला बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन, और जहां न्यूमेरिकल आएगा मैं कराऊंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हो सकता है इसको तुम्हारी बुक में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, परेशान मत हो ना, हीट और एंथैल्पी एक ही है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HF। देखो हीट ऑफ रिएक्शन क्या था, किसी भी रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है वही हीट ऑफ रिएक्शन। अब हम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे।
ठीक है, उसका अलग अलग नाम होगा, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, बहुत तरह की हीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले समझिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहला यही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? अगर मैं किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनाऊं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाऊं, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो उस दौरान जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। आराम समझेंगे। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। मैंने दोनों क्यों लिखा? क्योंकि याद करिए पिछले लेक्चर में मैं बताया था मोस्ट ऑफ द जो फॉर्मेशन रिएक्शन होती है बेटा वो एक्सोथर्मिक होती है, बट कुछ एक एंडोथर्मिक भी हुआ करती है ना, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? एब्जॉर्ब एज वेल एज रिलीज। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, when 1 mole of a substance are formed from their constituent element, which is in their standard state, जरा बात समझिएगा पूरी डेफिनेशन, ठीक है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट व्हिच आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। यानी आपको एक मोल ही बनाना है। अगर कहीं 2 मोल 3 मोल बन गया ना तो फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता। एक मोल बनाइए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाइए, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूंगा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने बोला मैंने 1 मोल NaOH बनाया, ठीक है? 1 मोल मैंने NaOH बनाया, 1 मोल बनाया। किससे बनाना है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बताइए NaOH कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1 मोल बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में। तो सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म होता है Na सॉलिड, ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म होता है O2 गैस, हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म होता है H2 गैस। 1 मोल बना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में भी है, और रिएक्शन बैलेंस भी तो होनी चाहिए, बराबर? तो 1 सोडियम 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 तो 1/2 कर दूं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 1/2 कर दूं, बस। अब देखिए आपने 1 मोल बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में भी है। तो इस दौरान जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, यहाँ जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझा क्या? यानी 1 मोल बने, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में भी होने चाहिए, तो जो भी हीट रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब रिलीज। यानी हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। बात समझा क्या? जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने बनाया बेटा 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 बनाया। तो अब बताइए 1 मोल बनाया, किससे बनाऊं? हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होता है? H2 गैस, ठीक है, H2 गैस, और यहाँ पे सल्फर सॉलिड, ठीक है, और O2 गैस। बात समझा ना? तो यहाँ पे देखिए, और बैलेंस भी कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2 2, बराबर? तो यहाँ जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लीजिए मैंने बेटा CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, क्या मैंने 1 मोल बनाया, ठीक है? चलो समझो, 1 मोल बनाया बेटा, किससे बनाऊं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसका स्टैंडर्ड स्टेट बताओ। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है बेटे ग्रेफाइट, ध्यान रखना, नॉट डायमंड, ठीक है? कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? ग्रेफाइट, एलिमेंटल फॉर्म ग्रेफाइट होता है, ना कि डायमंड और फ्लोरीन होता है, ठीक है? तो कार्बन देखो, आपने 1 मोल बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया, और एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में भी है, इसका यहाँ जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा बेटा मानो सपोज करो मैंने 1 मोल ही CO2 बनाया, ओके, ध्यान समझिएगा, 1 मोल ही CO2 बनाया, इवन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से भी बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायमंड ले लिया, तो बना तो 1 ही मोल, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना, बट इस बार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं होगी, रिलीज तो होगी, कंबशन हो रहा है, हीट रिलीज होगी, बट ये हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। सारी बातें सत्य होनी चाहिए, बात समझा ना? यानी एक मोल बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, देखो यहाँ पे बेटा एक मोल CO2 बना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बना, और एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ग्रेफाइट, ना कि डायमंड का। तो यहाँ देखो O2 तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था, बट कार्बन कहाँ गया? डायमंड, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। बात समझा ना? ओके, डायमंड को क्या जलाओगे यार, पहनने को मिलता नहीं, जलाओगे उसको, ठीक है? बात समझा कि नहीं? आइए आगे बात करते हैं। हाँ, शादी हो जाओगे तो अपने पति को चाहिए मांगोगे डायमंड, बराबर? नहीं, बोला था डायमंड मतलब बेकार पड़ता है, गोल्ड सही है। हाँ वो दिलाते हैं CO2 वैसे बैठ आते हैं भाई। समझ में आया क्या? चलो आगे बात करते हैं। अब एक बात समझो बेटा, बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? कि 1 मोल बनाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाइए, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, तो वहां जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख लोगे ना आराम से, जैसे मान लो मैं बोलूं बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखो, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बराबर बेटे? हमने 1 मोल बनाया, अब बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी 1 मोल बनाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोलो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, इसका बोलो, और रिएक्शन को बैलेंस करो। 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, यहाँ 6 तो यहाँ 3 हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन। आया समझ में क्या? यानी 1 मोल बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए, तभी जो हीट रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, अब एक बात आती है बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक आता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर रहे हो स्टैंडर्ड स्टेट, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, थर्मो में यही चलता है, ठीक है, प्रेशर 1 atm या 1 बार, और सॉल्यूशन है तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड at standard condition, standard condition, then it is known as standard heat of formation, standard heat of formation। मतलब क्या होता है बेटा कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बेटा, STP मत बोलना यहाँ पे, प्रेशर जो होता है 1 बार या 1 atm भी सही है, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे होता है 25 डिग्री सेल्सियस। समझ लेना, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 चैप्टर में स्टैंडर्ड कंडीशन यही मानी जाती है, ठीक है, IUPAC ने यही डिसाइड किया है। और अगर कंसंट्रेशन है तो आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन है तो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करता हूं कैसे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 बार प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और काम की बात क्या है बेटा, जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, ध्यान रखिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट in their standard state, in their standard state 0। या IUPAC ने बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, टेकन एज 0। बात समझ में? यानी जो भी एलिमेंट होते हैं अपने स्टैंडर्ड स्टेट में उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। यानी जैसे मैं बोलूं कि ऐसे तरह समझना बहुत आराम से, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की जगह पे F के ऊपर क्या लगा देंगे? नॉट। ये स्टैंडर्ड समझ में आता है, यानी इसे 25 पे गेम चल रहा है, ठीक है। जैसे H2 गैस, क्या ये हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 डायरेक्ट। न्यूमेरिकल करते समय तुमको देगा नहीं डेटा में, न्यूमेरिकल जब आएगा तो H2 O2 इन सब का मिक्सिंग करेगा, और तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनको 0 मान लेना फटाक से क्वेश्चन करते समय, ठीक है। H2 गैस 0, O2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? O2 गैस, इसका 0, N2 गैस 0, Cl2 गैस, क्योंकि Cl2 रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट में होता है ना, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बेटा, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब नेचुरल ऑकरिंग फॉर्म। एलिमेंट का मतलब ही क्या है?
नेचुरल अकरिंग फॉर्म, जो चीजें भगवान तुमको जिस रूप में दे रहा है वही एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, तो H2 को जब भी तुम नेचर में ढूंढोगे ना, हाइड्रोजन को जब भी तुम नेचर में ढूंढोगे तो H2 के फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एलिमेंटल फॉर्म। नाइट्रोजन को जब भी तुम एटमॉस्फेयर में देखोगे तो N2 के फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा, तो क्या है, एलिमेंटल फॉर्म। क्लोरीन को जब भी तुम नेचर में ढूंढोगे तो Cl2 के फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा, ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है क्या? Cl2 हो गया। ब्रोमीन का एलिमेंटल फॉर्म होता है Br2 लिक्विड, क्योंकि रूम टेंपरेचर पे लिक्विड होता है, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। फास्फोरस का स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाइट फास्फोरस, सब पढ़ाऊंगा आपको पी ब्लॉक में। व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो P4 व्हाइट, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। सल्फर भी कई तरह के होते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ये सब। तो जो सल्फर ऑर्थोरोम्बिक होता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनका, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0। यानी देखो ये क्या है बेटा, एलिमेंट का मतलब ही क्या है, नेचुरल अकरिंग फॉर्म ना, मतलब ये तो आपको नेचर में डायरेक्ट ऐसे ही मिलेंगे। तो बताओ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इनको बनाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, बराबर। इनके एक मोल को बनाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसी हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अब खुद बताओ, जो चीज तुमको भगवान ही दे रहा है उसको बनाने की जरूरत क्या है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो नेचर में खुद ही अवेलेबल है ना, जिसको बना के क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं, है असल में क्या? इसलिए इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0। न्यूमेरिकल करते समय बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको न्यूमेरिकल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है। आपको क्या बेटा, एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा। भैया इसके एक मोल बनाने के लिए इतनी हीट रिलीज हुई, इसके एक मोल का इतनी, ये बता देगा तुमको, बोलेगा हीट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, यानी हीट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो कुछ नहीं, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है और आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, और सबसे ज्यादा 2 ही क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहां से आते हैं न्यूमेरिकल, एक आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले डेटा से न्यूमेरिकल आएगा, एक आपका बॉन्ड एनर्जी वाले डेटा से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, और ध्यान समझिएगा, if heat of formation of reactant, heat of formation of, बात मत करिए, reactant and products are given, products are given, then heat of reaction is calculated as, then heat of reaction is calculated as, जैसे डेल्टा एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला वर्क करेगा अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का मौका मिल जाए। एकदम आसान से क्वेश्चन होते हैं, मैं 2 क्वेश्चन करके उसे क्लियर कर देता हूं आपका। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे। हाँ देखिए, क्वेश्चन हमको दिया है, 1-2 क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, और आपको रिएक्शन क्या दिया है बेटा, 4 गैस, इसका कंबस्टन उसने कराया है और बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड। ठीक है, और आपको गिवन क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा। गिवन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपको गिवन है -74.8 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको गिवन है -393.3 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको गिवन है -286.2 किलो जूल पर मोल। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन बताना है, एंथैल्पी चेंज बताना है। और आपको देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब इस लाइन को जरा पढ़ो,
If heat of formation of reactant and product are given, then heat of reaction or enthalpy of reaction is calculated as heat of formation of product minus heat of formation of reactant. और आपको देखो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है क्या? फिर एकदम आसान क्वेश्चन है, बस निकाल दो हीट ऑफ रिएक्शन। देखो कैसे होगा, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने में प्लस माइनस गलती करते हो बस। अब देखो पहले क्या करो, प्रोडक्ट को एक ब्रैकेट में लिख लो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ध्यान रखना 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि 2 मोल है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन होता है 1 मोल के लिए, ये तो 1 मोल पानी बनने में कितनी हीट रिलीज हो गई बताया है, यहाँ 2 मोल पानी बन रहा है बस। तो 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्या आपने प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख लिया, माइनस रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। हो गया बस, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है बेटा, माइनस 393.3 प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस 286.2 बराबर। इसको आराम से पहले सॉल्व कर लेना इत्मीनान से। फिर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन माइनस 74.8, ये तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। देखो O2 का कहीं नहीं दिया है, और बात क्या कर रहा है बहुत ध्यान समझो ना, वाटर लिक्विड बन रहा है, पक्का रूम टेम्परेचर की बात है, यानी इसको क्या मानोगे 2 इंटू 0, अभी बताया मैंने O2 N2 H2, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं बस। अब इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आएगा माइनस 891.3 किलो जूल पर मोल। हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आया क्या? तो बस आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, बस ध्यान देना है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एक न्यूमेरिकल और देखो इस पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन आप समझ रहे हो ना, 1 मोल का फॉर्मेशन है ना, मोलर का मतलब 1 मोल। द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 is minus 367.5 किलो जूल पर मोल, यानी इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन अमोनियम नाइट्रेट का। क्या बोला, and those of N2O and H2O are, इनका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया 81.46 and minus 285.78 किलो जूल पर मोल। बोला कैलकुलेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, बोल दिया उसने, कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U, डेल्टा H एंड डेल्टा U। ध्यान समझिए, अब देखो यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन दिखाया है, तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज इतना, डोज ऑफ N2 और H2O इज, यानी सबका आपको दिया है, बट आपको कम से कम रिएक्शन तो आना चाहिए ना, क्या जानो कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट है कि नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, जितने भी अमोनियम सॉल्ट होते हैं ना, एक्चुअली ये सब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। ऑल द अमोनियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल, ऑल द एल्कली मेटल सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम के कुछ कार्बोनेट, लिथियम के क्लोराइड, वो सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, फजान को। तो यहाँ पे देखो, जब अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं बेटा, तो कैसे टूटेगा बहुत ध्यान से, ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए। NH4NO3 सॉलिड होता है, सॉल्ट है ना, सॉलिड होगा। जब भी किसी भी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग आपको दे और प्रोडक्ट पूछे आपसे, इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उस अमोनियम सॉल्ट से मैक्सिमम जितना वाटर निकाल सको निकाल। ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट है, अब इसको हीट करने को बोला। इसकी ट्रिक क्या होती है अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग की, अपने आप प्रोडक्ट सामने आ जाएगा, जितना मैक्सिमम वाटर निकाल सको यहाँ से निकाल दो। आई होप, मुझे लगता है मैं 2 वाटर ज्यादा यहाँ नहीं निकाल सकता, क्योंकि 3 वाटर निकालूंगा ना तो 6 हाइड्रोजन चाहिए मुझे, और यहाँ 4 ही हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मतलब कितने वाटर, 2 वाटर, और 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसका मतलब इसको हीट करने पर मैं मैक्सिमम 2 वाटर निकाल सकता हूँ, बराबर। अच्छा, 2 वाटर निकल गया, यानी 4 हाइड्रोजन खत्म हो गए,
और 2 ऑक्सीजन खत्म हो गए, क्या बचा? N और O, क्या बन गया? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड यानी लॉफिंग गैस, है ना। तो अब आप देखिए क्या, अब रिएक्शन सेट हो गई, यही रिएक्शन, इतना करना, इतना ही लिखता, बाकी तो इसके बाद लॉलीपॉप, ठीक है। जरा समझो, N2O गैस होती है और फिर समझ में आ रहा है क्या? इतना करने के बाद देखो आपको इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है और इसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। क्या पूछा? डेल्टा एच का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ना, तो बस स्टार्ट हो जाओ। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बराबर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बराबर। हो गया? ठीक है, चलो अब डेटा रख दो बस। N2O का कितना दिया है बेटे? 81.46 प्लस 2 इंटू माइनस 285.78। जल्दबाजी मत करना, पहले इस ब्रैकेट को आराम से सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करने के ध्यान से, फिर इसको, फिर बीच के साइन का सोचना। यहाँ सिर्फ गलती करोगे तो प्लस नंबर, ठीक है, बाकी और गलती यहाँ होती है। और अमोनियम नाइट्रेट का माइनस 367.5 इतना हो गया। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लेना, ये माइनस में आएगा, ठीक है, इसको प्लस माइनस माइनस कर लेना, ये माइनस माइनस प्लस कर लेना, इत्मीनान से समय देना अपना, माइनस 122 किलो जूल आंसर आएगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल 122.56, ठीक है। ये आ गया आपका डेल्टा एच। अब क्या पूछा है आपसे बेटे? डेल्टा यू। तो अपने को पता है डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, पढ़ाया था ना एंथैल्पी में, बस खत्म हो गया। इतना ही क्लिक था इस क्वेश्चन में, इतना आ गया। चलिए, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच तुम निकाल सकते हो, इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच तुम्हारा माइनस 122 आया है। प्रॉब्लम डेल्टा एनजी, अपने पास इक्वेशन थी, याद करो, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड टूटा था N2O गैस में प्लस H2O 2H2O लिक्विड में बराबर, ये था। अब अगर बताओ यहाँ से डेल्टा एनजी निकालो, क्योंकि देखो 25 टेम्परेचर देखना, यहाँ बच्चे कुछ लोग गैस लिख के गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि फिर उनका डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा? 2 मोल ये, 1 मोल ये, 3 और यहाँ से 0। टेम्परेचर भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अगर ये टेम्परेचर होता 100 के ऊपर तो मैं इसको गैस बनाता, फिर बात एकदम पलट जाती है, माहौल ही बदल जाता क्वेश्चन का पूरा। बात समझा कि नहीं? तो टेम्परेचर को पकड़ लो यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ करोगे, क्योंकि जिसने लिख दिया इसको वेपर गैस, तो बेटा डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। हाउ मेनी मोल्स इन प्रोडक्ट? 1 मोल गैसियस मोल। इसको मत लेना साहब, ये लिक्विड है। बात समझा क्या? तो गैसियस प्रोडक्ट है 1 मोल, गैसियस रिएक्टेंट कितना है? कुछ नहीं, सॉलिड है 0। इसका मतलब क्या आ गया आपका? 1। बात समझा क्या? यानी डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ गई? 1। और अगर तुम इस H2O को गैस लिख ले, तुम्हारा डेल्टा एनजी आ जाता 3। बात समझा क्या? तो चलो बस अब खत्म हो गई कहानी, यानी 1 डेल्टा यू आर 8.314। साहब उस पिछले वाले का आंसर किसमें आता? किलो जूल। ये हमने किस में रखा? आर की वैल्यू जूल, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, किलो जूल इनटू टेम्परेचर 25 का मतलब 298 केल्विन बराबर, ठीक है। बस अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। ये आ गया -125.037 किलो जूल पर मिनट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया क्या? बस आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन का बहादुरी से इस्तेमाल करना। डेल्टा एच आ गया कि डेल्टा यू तो निकाल ही लोगे ना, क्योंकि रिएक्शन दिया है तो डेल्टा एनसीआरटी। तो बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गया पहला वाला ये, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन की। सेकंड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबस्शन। सेकंड हीट ऑफ रिएक्शन है बेटा हीट ऑफ कंबस्शन। आराम समझिए, हीट ऑफ कंबस्शन, इसको डेल्टा HCOMB ऐसा लिखते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। देखो हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। यहाँ पे
टंकी की चोट बोल सकते हो अमाउंट रिलीज हीट, क्योंकि कंबस्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, जब 1 मोल सब्सटेंस क्या हो जाए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि जिस तरह से उसको तुम बर्न कर सकते थे पूरा बर्न कर दो, जो लास्ट बन सकता है बन गया है। जैसे बेटा जब हाइड्रोकार्बन, थोड़ा बहुत तो जानते हो ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है तो आपको पढ़ाया गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बराबर। यानी कार्बन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो CO2 है। नहीं, कार्बन जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, CO2। अब तुम CO2 को लाख जलाते रहो, ऐसा नहीं वो CO3 बन जाएगा। बात समझा क्या? जैसे हाइड्रोजन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वाटर। हाइड्रोजन को जला दोगे तो पानी बनेगा, पानी को तुम जला के H2O नहीं बना पाओगे। बात समझा ना? यानी कंबस्शन का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे तुमको मैं अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दूं, तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है, जब तुम मर जाते, तुम्हारा दाह संस्कार हो जाए, खत्म। तुम कंप्लीट ऑक्सीडेशन से तुम थोड़ी बचोगे, खत्म हो गया। समझा क्या? अपना तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यही है ना, तो लास्ट फाइनल जर्नी जो अपनी होती है वही कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यानी ऐसा जला दो उसके बाद कोई तुम्हें जला ना पाए। समझा ना? इसको बोलते हैं क्या, कंबस्शन कर दिया हम, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया। तो जो दाह संस्कार होता है वो अपन लोग का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया। तो क्या होता है हीट ऑफ कंबस्शन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, amount of heat released when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is completely oxidized, completely oxidized in excess of air, excess of air। बात समझा ना? यानी अगर एक मोल सब्सटेंस का बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दो तो उस दौरान जो भी हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। एक मोल का ध्यान रखना, ये अगर डेफिनेशन लिखते समय अगर ये मिसिंग किया तुमने, ये मिसिंग किया तुमने, तो खत्म है डेफिनेशन तुम्हारी। वो यही चेक करते हैं रिलीज या एब्जॉर्ब, और एक मोल की बात है, एंथैल्पी का मतलब 1 मोल की बात होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल, अगर तुमने ऐसे लिख देना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, तो खत्म तुम्हारा डेफिनेशन, 0 नंबर देते। 1 मोल की बात करना वहां पे, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे, दो बातें सुन लो। कार्बन जब कंप्लीटली बर्न होता है तो क्या बनता है, CO2, और हाइड्रोजन जब कंप्लीटली बर्न होता है तो वाटर। बस ये दो दिमाग में रखो, बस काम, ठीक है। देखो अगर मैं इसे मीथेन के कंबस्शन की रिएक्शन लिखूं, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबस्शन होता है तो CO2 और वाटर ही बनता है। तो बस क्या करो, इसके सामने लिख दो O2, ठीक है। क्या बनेगा, जितने कार्बन है, ये ट्रिक होती है हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन लिखने की, जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो। कितने कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक, तो ये पूरा जल के क्या बन जाएगा, CO2। और हाइड्रोजन जल के क्या बनता है, पानी। 4 हाइड्रोजन से कितने पानी बन सकते हैं, 2, तो लिख दो 2 वाटर। सिंपल सा ट्रिक होता है, ठीक है। जितने कार्बन उतने CO2 बना दो, और 4 हाइड्रोजन जितने वाटर पॉसिबल है उसकी बात कर लो। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस भी कर दो, और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस करने का सिंपल सा ट्रिक होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन, कभी गलत नहीं होगा, सिंपल सा ट्रिक होता है। एक कार्बन, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस, फिर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ, बैलेंस, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CHO, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4, और यहाँ 2, यहाँ 2 O2, खत्म कहानी, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये होता है गैस, ये होता है गैस, ये होता है गैस, और ये होता है आपका गैस। कंबस्शन कर रहा बहुत हाई टेम्परेचर। बात समझा क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लिक्विड लिखो, गलत नहीं है, यहाँ इस सबसे मतलब नहीं है, बस समझो। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप समझो, बहुत ध्यान समझो। क्या आपने 1 मोल में कंप्लीट कंबस्शन करा दिया भाई, हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबस्शन CO2 और वाटर ही बनता है, पक्का CO2 और वाटर बन गया। बस इधर देखो हाइड्रोकार्बन है, इधर देखो CO2 वाटर बना है, क्या गैस बन गया। क्या यहाँ 1 मोल लिया है, यस। इसका मतलब यहाँ जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी, दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ कंबस्शन। समझा क्या, क्योंकि 1 मोल का तुमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा, ठीक है। चलिए अगर बात करो बेटा, सपोज करो हमने लिया कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन का ग्रेफाइट, O2 गैस गिव CO2, है ना, यही होगा। अब आप बोलो क्या यहाँ पे भी आपने 1 मोल ही है
1 मोल का कंप्लीट कंबशन करा दिया भाई। कार्बन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? CO2। इसका कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो गया 1 मोल सब्सटेंस। इसका मतलब यहाँ पे भी जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो हीट ऑफ कंबशन होगी। और गौर करो एक बात, ये जो रिएक्शन है 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हीट ऑफ कंबशन भी है। गौर करो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 4 ऑप्शन देंगे कि which of the following reaction is represent heat of combustion as well as heat of formation। तो अब देखो ये 1 मोल को तूने पूरा जला दिया तो हीट ऑफ कंबशन, साथ ही साथ गौर से देखो बेटा क्या 1 मोल बना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। इसका मतलब यहाँ जो हीट ऑफ कंबशन है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, तुम सॉल्व करने में लगोगे, चमकता हुआ आंसर दिखाई देगा बट अज्ञान रहोगे उस समय। ये रिएक्शन दे देगा, बता देगा हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका कितना है -393.3 किलो जूल। आप बोला हीट ऑफ कंबशन, आपसे अरे यार कैसा क्वेश्चन आ गया, जबकि अगर इसको लिख लिया ना सेम आंसर है। समझा ना? पेन उठाने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। समझ में आ रहा है क्या? अगला देखो, कार्बन डायमंड प्लस O2, इससे भी बेटा CO2 ही तो बनेगा ना, CO2 गैस। अब देख बेटा तुमने 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दिया बराबर, तो यहाँ पे भी जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि तुमने 1 मोल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर दिया। बट ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नो डाउट अभी भी 1 मोल बना है बट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना है। तो यहाँ जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। दोनों को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ध्यान से देखिए, ये क्या 1 मोल है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो भी हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि यहाँ 1 मोल बना, यहाँ भी 1 मोल CO2 है बट अपने कांस्टेंट एलिमेंट से नहीं बना है, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है CO2 का। समझ पा रहे हो क्या? ये भी जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 1 मोल बनाना नहीं होता, 1 मोल बनाना है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, तब हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट थोड़ी है, ग्रेफाइट से बनता तब होता। समझा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, आ रहा है समझ में? तो आई होप हीट ऑफ कंबशन क्लियर हो गया सबको। 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने पर जो हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबशन। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा H हीट ऑफ कंबशन का हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हीट क्या हो रही है बेटे? रिलीज हो रही है ना, रिलीज का मतलब डेल्टा H नेगेटिव बराबर। ठीक है, चलो एक आता है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू, उसको भी जरा समझ लेते हैं पहले। क्या पहले इस पर न्यूमेरिकल बता देता हूं कैसे आता है। यहाँ न्यूमेरिकल कैसे आएगा? यहाँ पे भी आपको एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे, मेरी बात सुन लो आराम से यहाँ, और आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर हीट ऑफ कंबशन दे दिया। देखो पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में 2 ही जगह गड़बड़ होता है। फॉर्मेशन का, अगर फॉर्मेशन का डेटा दिया है समझ लो क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। जब भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हीट ऑफ कंबशन दे दिया और आपसे बोला हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो और गलती से हमने क्या कर दिया, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो फ्लॉप हो गया क्वेश्चन। 2 ही जगह है जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, एक जब कंबशन दिया हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, एक जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, गलती हो जाती है, ठीक है। आईआईटी ने पिछले साल भी यही क्वेश्चन लिया था उसको, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन दिया, उसने कंबशन का डेटा दिया, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का बोला हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए। जिन्होंने प्रोडक्ट हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट का किया है वो रॉन्ग हो गए, क्योंकि 2 ही जगह ऐसा होता है जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूंगा। कब? जब रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन गिवन हो या रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी गिवन है। ये 2 चीज दिमाग में सेट करो बढ़िया से एकदम, कि अगर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन गिवन है और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। बाकी फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही 3 क्वेश्चन भी है, बता गिनती का मैं बता रहा हूँ। एक हीट ऑफ कंबशन जो रेयर होता है, बट आईआईटी जो होती है वो रेयर चीज को ही पूछती है, वो जो पैटर्न में चल रहा है उससे हट की बात करती है। बात समझा ना? अपन लोग क्या फॉर्मेशन नीट वाले फॉर्मेशन पे ही खेलते हैं, बहुत खेलेंगे फॉर्मेशन पे, नहीं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट वगैरह, लेकिन जब कंबशन डेटा पे आईआईटी ने आज तक ही क्वेश्चन पूछा है बस, बाकी नीट ने कंबशन में पूछा भी नहीं क्वेश्चन आज तक, क्योंकि बहुत पॉपुलर होता है फॉर्मेशन और बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको हीट ऑफ कंबस्शन दिया गया और आपसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछा गया, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन, जरूरी नहीं है फंस जाओगे कैसे, जहां जहां अटकोगे मैं सब बात बता रहा हूँ तुमको। या तो अगर तुमको समझो एक रिएक्शन दिया बेटे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या बोल दिया, हीट ऑफ कंबस्शन, और आपसे बोला हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दो, तो प्यार से हम क्या करेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा समझो वही एक रिएक्शन दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया और आपसे बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, बात समझना फंसोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो। तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं यार हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, चलो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पूछा, अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन ही तो है, इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ही पूछ रहा है, और डेटा क्या है, कंबस्शन का रिएक्टेंट। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंबस्शन का डेटा हो तो तुमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछे, कोई भी हीट पूछे तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यानी अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है तो तुमको कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन पूछे, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंबस्शन को माइनस करना। दो ही जगह ध्यान रखना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू दी हो या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी, जो शाम को बताऊंगा मैं आपको, दिया है। बात समझा क्या, जरा सुनो। तो अगर बोलूं यहाँ पे रेयर है बट पढ़े रहो, इफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ combustion of reactants and products are given, then heat of reaction is calculated as, यही दो बातें का ध्यान रखना बस, heat of reaction is calculated as, बात बहुत हो गई है, डेल्टा एच आर क्या होगा आपका, heat of combustion of reactant minus heat of combustion of product। ध्यान रखिएगा, काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जब अगर कंबस्शन डेटा प्रोवाइडेड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तब हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबस्शन केवल कहां पे, इस जगह पे, और एक जब बॉन्ड एनर्जी देके पूछेगा आपको हीट ऑफ रिएक्शन बता दो, तब भी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उस हम क्वेश्चन करेंगे तो सारा, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात। अच्छा एक बात आती है बेटा, इसी पे हीट ऑफ कंबस्शन पे टॉपिक आता है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू या इसको फूड वैल्यू भी बोलते हैं या इसको फ्यूल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा ये कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से फेमस है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जरा हीट ऑफ कंबस्शन को पहले समझो फिर कैलोरीफिक वैल्यू समझो। हीट ऑफ कंबस्शन क्या था, एक मोल सब्सटेंस जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो हीट रिलीज होती है, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। 1 ग्राम सब्सटेंस जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो हीट रिलीज होती है, क्या बोलते हैं, कैलोरी। तब समझ में आया, 1 मोल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो हीट रिलीज होगी, हीट ऑफ कंबस्शन। 1 ग्राम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दो तो एनर्जी क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू का फूड वैल्यू। अब बोलते हैं ना यार ये जो फूड है वो लेस कैलोरी का है, ये ज्यादा कैलोरी का फूड है। ज्यादा कैलोरी का फूड होने का मतलब क्या, जिसके 1 ग्राम खाने से तो ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, भाषा में उसको क्या बोलते हैं, हाई कैलोरी फूड। और जिसके 1 ग्राम खाने से तो कम एनर्जी मिल रही है, क्या बोल रहे हैं, लो कैलोरी। जंक फूड होता है वो हाई कैलोरी फूड होते हैं, जब तुम वड़ा पाव खाते हो, बात समझे ना, डोसा ये इडली में थोड़ा दबा के खाते हो ना, तो वो सब क्या है, हाई कैलोरी फूड है। और वही आप खीरा काकड़ी चबाओ सब लोग करें, ठीक है, 1 ग्राम से कम, ठीक है। जितने भी सैलेड होते हैं वो खाओ आराम से। क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिलीज, तो चिल्लाओ की बात यही देखोगे वीडियो, नहीं तो लास्ट रीजन करो, चिल्लाते रहो तुम्हें नहीं समझ चल क्या रहा है, क्या कि नहीं, तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है भाई, हम तो पढ़ा है हमारा खत्म, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। दोनों में अंतर है बेटा, हीट ऑफ कंबस्शन किसके लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए, और 1 मोल क्या होता है, मोलर मास का बराबर अमाउंट,
ठीक है, और 1 ग्राम को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट ऑफ कंबस्शन डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय, रकम मैं समझा देता हूँ कैसे आया हीट ऑफ कंबस्शन। अगर एक बात बताओ, अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज की बात करूँ तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल ग्लूकोज, इसका मतलब C6H12O6 है, और 1 मोल ग्लूकोज का मतलब, 1 मोल का मतलब होता है उस कंपाउंड का मोलर मास के बराबर अमाउंट 1 मोल कहलाता है। तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालोगे तो क्या होगा, ठीक है, +12 into 1 + 6 into 16 equal to 180 ग्राम, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या, 1 मोल ग्लूकोज। मोलर मास के बराबर जो अमाउंट होता है उसी को 1 मोल बोलते हैं, बराबर। 1 मोल का मतलब मोलर मास के बराबर। इसका मतलब अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करूंगा तो यहाँ से जो हीट रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन, क्योंकि ये 1 मोल। ये बात समझिए, 180 ग्राम ग्लूकोज को अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडाइज करूंगा तो जो हीट रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन, क्योंकि 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब होता है 1। तो 180 ग्राम ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करूंगा तो हीट रिलीज, हीट ऑफ कंबस्शन। अगर मैं 1 ग्राम ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करूं कितनी हीट रिलीज होगी, हीट ऑफ कंबस्शन डिवाइड बाय 180, बराबर। और क्या 180 ग्लूकोज का मोलर मास है, इसीलिए हीट ऑफ कंबस्शन डिवाइड बाय, समझ में आ गया फॉर्मूला, हीट ऑफ कंबस्शन डिवाइड बाय मोलर मास, ये हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। आया समझ में बढ़िया से। तो ये हो गया आपका दूसरी टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन, हो गया हीट ऑफ कंबस्शन। अगला है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसे बड़ा आसान करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या रहता है, फॉर्मेशन, कंबस्शन, न्यूमेरिकल आते हैं, फिर आ जाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वहां से न्यूमेरिकल बढ़िया वाले आते हैं, ठीक है, और फिर बॉन्ड एनर्जी, और चौथा हैश लॉ, ये न्यूमेरिकल के हैं, बाकी सब तो सिर्फ डेफिनेशन याद कर। चलिए हीट ऑफ हाइड्रोजन, बातें बेटा कम करो, ज्यादा मजा है, नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजन, अब ये क्या होता है बहुत आराम से, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of a unsaturated compound is completely saturated। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्कीन या एल्काइन, एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, सुन लो आराम से, ठीक है, नहीं समझो क्या आपका क्या है, करके चले आए ना, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of unsaturated compound, unsaturated compound is completely saturated, यानी अगर 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब कंप्लीटली सैचुरेट हो जाता है तो उस दौरान जो भी हीट रिलीज होती है क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने लिया 1 मोल, ये 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, 1 मोल इथीन, इसमें हमने हाइड्रोजनेशन H2 ऐड कर दिया, निकल पैलेडियम पैलेडियम CH3 और CH3 बनेगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या ये बन गया इथेन, यानी एल्केन तो कंप्लीट सैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्केन साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, ठीक है। तो 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मैंने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आ रहा है क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 मोल एल्काइन
एसिटाइलिन या इथाइन, ठीक है। इसको हमने समझ लो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजनेट किया, एक मोल हाइड्रोजन, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहले क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, तो ये बनी आपकी एल्कीन। तो क्या बोलो यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन तो किया, बताइए क्या यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि अभी एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेट नहीं, अभी तो एल्कीन में ही बात होगी। यानी यहाँ जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, एक मोल ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और यार 2 मोल्स ऑफ H2 ले लो, ठीक है, अब कर दो इसको, तो 4 हाइड्रोजन है, दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपके CH3 और CH3, क्या अब एक मोल एल्काइल एल्केन बन गया क्या, अब यहाँ जो हीट रिलीज होगी जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। बताओ समझ में आता है क्या, ठीक है। यानी एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब कंप्लीटली सैचुरेट होता है तो जो भी हीट रिलीज होती है क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैन एनीवन टेल मी this conversion, what is the reactant, what is the reagent over here which convert alkyne to alkene, बोलो। अगर मुझे एल्काइन को एल्कीन तक रोकना है, एल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देना है, यहाँ कौन सा प्रॉपर रिएजेंट यूज होता है, उसका एक बड़ा खूबसूरत सा नाम बोलो, थोड़ा और लिख, हाँ भाई, अगर आप एल्काइन के हाइड्रोजन ऐड करो फाइनली एल्केन में पहुंचे, बट मुझे मान लो मुझे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कर रहा हूं फ्रॉम एल्काइन और मुझे हाइड्रोजनेशन करना है, यानी इसका मतलब एल्काइन मुझे एल्कीन तक ही रोक देना है, उसको एल्केन में नहीं आने देना है, क्या प्रॉपर एजेंट क्या है, क्या था बोलते हैं, कौन सा, रेनिकल बेटा एल्केन, रेनिकल प्लैटिनम पैलेडियम डालोगे, यहाँ यूज होता है आपका रोजनमुंड कैटलिस्ट या लिंडलार्स, ठीक है, ठीक है, पैलेडियम प्लस BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, या फिर आपका पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2, इसको बोलते हैं रोजनमुंड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइन जो है वो एल्कीन में रुक जाती है, अब आगे नहीं पूछो, नहीं फंस जाओगे, सिर्फ बनती है कि ट्रांस बनती है, ठीक है, इसको रिकवेस्ट नहीं पूछूंगा आपको, ध्यान रखना कि लिंडलार्स कैटलिस्ट या रोजनमुंड कैटलिस्ट क्या करता है आपका एल्काइन को एल्कीन में रोक, क्योंकि पॉइजन का काम करता है बेरियम सल्फेट, नो डाउट समझो, तुम पैलेडियम या प्लैटिनम या निकल प्लस H2 तो नॉर्मल भी लेते हो, यही BaSO4 ही तो ये काम कर रहा है, BaSO4 पॉइजन होता है बेटा, ये एल्कीन को फर्दर एल्केन में क्या करता है, रिड्यूस होने ही नहीं देता, ठीक है, इसको बोलते हैं रोजनमुंड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, ध्यान रखेंगे इस बात। और यहाँ सिस एडिशन, सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, सुन लो तारीफ, सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन सेम साइड में जाके चिपकते हैं डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता, ट्रांस एडिशन नहीं होता कि एक बार यहाँ से फ्रंट एक बैक, सीधे सीधे करके सिन अटैक होता है, इसलिए सिस एल्कीन बनती है, ध्यान रखेंगे आप, जब भी अगर एल्काइन पे अगर हाइड्रोजन ऐड करता है तो हमेशा कौन सी एल्कीन बनती है, सिस एल्कीन। अच्छा तो मुझे ट्रांस बनाना है तो कोई स्पेशल रिएजेंट है क्या, है बर्च रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, क्या पढ़े हो अरे बर्च रिडक्शन होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से, चलो ये हो गया आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टार्ट करें आगे, ये 3 हो गया बेटा आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ हाइड्रो। अब एक बार देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज भी निपटा देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल, इसमें 3 पढ़ना बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे हमने ऐसी चीज मैंने तुमको एंट्रोपी में पढ़ा के दिया, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन और एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, क्या समझ
पहला अपना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर इसको हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ हीट, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अब देखो मैंने क्या बोल दिया, रिक्वायर्ड, तो क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। यानी यहां अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यार इंग्लिश में क्या देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट one mole of a solid, one mole of a solid converted into liquid, converted into liquid at their melting point is called heat of fusion. Heat of fusion. यानी एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट आपको देना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब देखो यहाँ वाटर के लिए डायरेक्ट पूछते हैं कि वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, कि आपके महाराष्ट्र सिटी में क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट आंसर मारना होता है वहां पे। जरा सुनो, बात बहुत हो रही है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत, सोच लिया है, पढ़ना लिखना नहीं, दोस्ती रही बाहर है, तुम उधर जाओ भाई, पीछे बात मुझे पढ़ाते हैं डिस्टर्ब मतलब बार बार बोलता हूँ, एक तो भर भर के आ जाते हो, ठीक है, उसके पूरा माहौल खराब करते हो। आधे तो बस सुबह एंजॉय करने आते हैं, चल रहा है, कुछ सो रहे हैं, कुछ अपना बगल वाले से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, इससे जरूर तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, मतलब कितने बड़े बेवकूफ भगवान जाने आज के बच्चों को क्या हो गया, खासकर मुंबई के खड़े, मतलब उनको पढ़ी ही नहीं है बेटा, क्या चल रहा है पता नहीं किसने तुमको बहका दिया, साइंस ले लो, लिटरली बताओ तुम साइंस के लायक नहीं, बात समझे ना, ले बड़े लिए हो, पास भी हो जाओगे पर तुम उखाड़ नहीं पाओ, ये भी लिख के ले लो। तो जो तुम्हारा लोग का हालत है ना बेटा, साइंस में लगते हैं तुमको, तो उधर वाली क्लास में कॉमर्स में, ठीक है, अकाउंटिंग वाटिंग पढ़ो, सीख लायक, पता नहीं कहाँ यार भोपाल बनाए पड़े हो, साइंस की हो, आता रहता है, अच्छा नहीं तुम लोग, ठीक है, और सीखने का भी नहीं, मेन बड़ी बात भगवान दिमाग की ऐसा नहीं है दिमाग से कमजोर हो, बाकी हर जगह दिमाग लगा लेते हो तुम बढ़िया से, लेकिन जब यहाँ बात आती है जहाँ तुम्हें सच में दिमाग लगाना है वहां तुम्हारा दिमाग नहीं लगता, आराम से बैठ, मतलब कितने बड़े गधे हो मुझे नहीं समझ में आता यार, कि आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे बात कर रहे हो सब लोग, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बात करना, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे तो गेट खोलो, साथी को लेके चले जाओ, बाहर बात करो आराम से, हमें डिस्टर्ब मत करो, बात समझा ना, तुमको थोड़ी भी बात करती है तो आप गेट खोलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, उठिए बाहर जाइए, मेरे क्लास में अगर बक बक करोगे ना तो अब हाथ उठ जाएगा तुम्हारे, जान जाओ, तो मार दूंगा, फिर तुम परेशान रहोगे, और तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर दूंगा मैं, पहले तो धरूंगा तुम, ठीक है, कान नीचे बजा दूंगा, उसके बाद बात करूंगा, इस बात समझ लो, ज्यादा हीरोगिरी मेरी क्लास में मत करना, मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हारा बाप ध्यान रखो, सनक गई ना जिसकी ऐसा मारो तो पनक खींच के, क्योंकि मैं पढ़ाने में बेटा बहुत मेहनत करता हूँ, ध्यान जाओ, और मुझे क्या लगता है ना, जब मैं इस लेवल की टीचिंग कर रहा हूँ उसके बाद सामने लगता है यार कि तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते उस लेवल की टीचिंग, तुम्हें बहकाने वाला टीचर आ जाए ना, ऊपर ऊपर से पढ़ा दे, तुम्हारे क्वेश्चन ना निकले, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हिमांशु सर पढ़ा रहा है कि कौन सर पढ़ा रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई यहाँ की गवाह नहीं पढ़ा चला जाएगा तो खुश रहो, सीधी सी बात है, तो तुम्हें पता ही नहीं है तुम पढ़ क्या, और हम तुम्हें पढ़ा क्या, और तुम लोग बेटा अगर इस धोखे में हो ना, बहुत अच्छा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बेटा, इतना डिटेल सिलेबस है ना, इतना डिटेल सिलेबस है ना, मैं बता रहा हूँ, नहीं एक लड़का था आज तो आया ही नहीं, कहानी उसको बता देता हूँ, तुम्हारा साथी आता है, एक दिन आता है बोलता है सर कुछ और कौन सी बुक मैं खरीद लूँ, ठीक है, पिछले के पिछले लेक्चर में आया था, पहले ये बैठता है, आज आया नहीं, शायद ऑनलाइन में होगा, वो बेचारा पहले बुक खरीदने की बात है, मैं कहा भाई कुछ रखे हो घर पे बुक, बोला हाँ सर एमटीजी की रखे हैं, मैं कहा उसको सॉल्व कर लिया क्या, कहा नहीं सर भी बोला ही नहीं, एक बुक नहीं तुमने सॉल्व हो रही है, तुम 14 बुक खरीदने के मूड में, और फिर दूसरे लेक्चर में आप क्या पूछ रहा है, सर कोई ऐसा नॉर्मल कोर्स बताओ ना जिसपे पढ़ के निकल जाए, आईटी वाईटी हमसे नहीं होगा, सर मुझे नींद बहुत आती है,
ऐसा बोल रहा था। मैं कहा भाई सो ले फिर, ठीक है। तुम लोग चाहते हो कि सब कुछ अच्छा भी हो जाए, नींद भी ना खराब हो, यार ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तुम सोचो हमको सोने का भी 7-8 घंटे मिल जाए, पढ़ने का भी मिल जाए, तो नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूँ ना, मेरा खुद का एग्जाम अगस्त में है और यही सब जो पढ़ाता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। इसको भी सॉल्व करने मुझे कितना समझ आ रहा है आप समझो। केमिकल बॉन्डिंग का यूनिवर्सल मैंने सॉल्व किया, उसमें 750 क्वेश्चन थे केमिकल बॉन्डिंग, 3 घंटे मुझे गए 750 क्वेश्चन सॉल्व केमिकल बॉन्डिंग। तो आप समझ लो आपको कितना जाने वाला है यार। हम तो 8 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको तो आंसर चमकता हुआ दिखता है एकदम। अगर सॉल्व ना करना पड़े तो मुझे पेन की नहीं उठाने की जरूरत पड़ती है, तब भी 700-800 क्वेश्चन करने समझ आता है। तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा यूनिवर्सल उठा के देखो ना, हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी नहीं सॉल्व कर पाओगे तुम। उसमें 100 क्वेश्चन नहीं है, एक एक चैप्टर में 700-700 800-800 क्वेश्चन है, तो उसको तो करना ही नहीं। तुमको तो एमटीजे फिंगर टिप्स नहीं कर पाओगे तुम 100 क्वेश्चन। और यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो आईआईटी का, नीट का, ये सब तुम्हारे लोग के लिए वेस्ट है। बस अपना काम है ईमानदारी से काम करना, इसमें बढ़िया पढ़ा दूंगा भाई, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा। बाकी तुमको पढ़ना है ना पढ़ना है बेटा, देखो जबरदस्ती से कोई चीज तो होती नहीं। मैं तुम्हें जबरदस्ती कराऊं कि अरे नहीं पढ़ो, ये करो वो करो। मुझे पता है जिनको सच में सीरियस है वो घर पे मेहनत बेटा कर, 6 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हो घर पे तो अपने आप को किसी के लायक मत समझो कि कोई भी एग्जाम तुम निकाल सकते हो। बात समझो ना, हमारा एग्जाम केवल केमिस्ट्री का, तब भी मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत आता, फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सोचो जब हमको इतना पढ़ रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री तैयार कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जाम, फिर भी लगातार पढ़ता रहता हूँ। जब जब समय मिलता है तब पढ़ता हूँ, 8-8 घंटे में कोचिंग पढ़ाने के बाद पढ़ रहा हूँ। तो क्या होता है, डेडिकेशन होता है बेटा। अगर वो डेडिकेशन तुम्हारे अंदर नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं निकलता। जब मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास भी यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, परिवार है, सब कुछ देखना है, लेकिन फिर भी मैं समय निकालता हूँ यार। आपके पास तो पूरे एक काम करवाने दिया है, पढ़ाई करो, वो भी तुम नहीं करता। बात समझ आ रहा है ना? तो एक्सक्यूज नहीं चलता बेटे कि चलो सर हमारे पास बहुत काम है, ये है वो है, उसके बाद भी समय निकलते हैं, ठीक है। हम भी पढ़ते बेटा, हम तो ट्रेन में भी जाते हैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, जब मौका मिल जाए अपने साथ चीजों को रखते हैं। और शायद तुम लोग कभी आते हो देखते हो मैं साथ मोबाइल पर, मैं मोस्टली पढ़ता हुआ मिलता हूँ। मेरी आदत है, मुझे समय बर्बाद करना पता नहीं क्यों नहीं पसंद। मुझे थोड़ा भी समय मिलेगा, कहते चलो यार 10 मिनट पूरी थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज करना। पास में आ रहा है ना, 10 मिनट पूरी थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज कर डालते, चलो इतना करते 15 मिनट बैठा हूं ना, कुछ मुझे पता है इससे फायदा होने वाला है यार। लेकिन आपको बेटा ये सब पता नहीं क्यों समय बर्बाद करने में आपको इतना मजा कैसे आता है यार, जबकि तुम्हारे पास बेटा सच्चाई बताऊं तो समय ज्यादा नहीं है। और एक सब्जेक्ट बेटा तुम्हारे पास नहीं, 3-3 4-4 सब्जेक्ट है, कैसे हैंडल करोगे भगवान जानता है। कैसे हैंडल करोगे? मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, बायो भी है। कैसे तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग इतने खुश कैसे रहते हो, जबकि आप पढ़ते कुछ नहीं हो, आता कुछ नहीं है, फिर भी आप इंजॉय करते हो लाइफ। ये मुझे समझ नहीं आता है। और जो मेहनती आदमी होगा उसको खा लेगा। अब जो यहाँ के टीचर यही पढ़े लिखे हैं, मुंबई की लाइफ किए हैं, हम लोगों ने अपने समय बड़ी मेहनत किया है, ठीक है, तो हमको मेहनती लोग ही पसंद आते हैं। और जब कोई ऐसा करता है ना, हम लोग भी पढ़े यार, तुमसे बड़ी बड़ी क्लास, तुम यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो यार, एक एक से ऐसे ऐसे टीचर है जिनके सामने हिम्मत नहीं होती किसी की बात करने की। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पढ़े, लेकिन तमीज से पढ़ते। टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है ना, तो उस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। हाँ, अगर टीचर ही नहीं अच्छा है भाई, बच्चे मस्ती करते हैं, लेकिन तुम समझने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तब मेरी बुराई करो ना कि यार पढ़ाता गड़बड़ है। हम बहुत समझने का प्रयास करते हैं, बट समझ में नहीं आता, तब आप जाके बाहर फीडबैक दो, मुझे आगे बताओ सर आपका पढ़ाया समझ नहीं आता, मैं सुधारूं। भाई मेरे अंदर कोई गलती तुम बताओ, सर आपके पढ़ाने में दिक्कत है, आप अच्छा पढ़ा नहीं पाते, हमको समझ नहीं आता। एक बार तुम कंसंट्रेट होकर चीजों को समझने की कोशिश तो करो, उसके बाद ना समझ में आए तो मेरी फाल्ट, या सर नहीं आप ही अच्छा नहीं पढ़ाते। मैं मेहनत कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को, एक एक धागे को खोलता हूँ, भैया ये समझ लो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा। ये सब कहाँ से आया बेटा? क्योंकि हम जो काम तुम कर रहे हो ना, उस फील्ड को हमने बहुत नजदीक से छू के मैं बाहर आया हूँ, इसलिए हमको पता है कि कंपटीशन क्या होता है। इसीलिए हम बोर्ड लेवल की बात करते ही नहीं है, बात समझो ना। क्योंकि हमने बोर्ड की तैयारी का, हम तो कभी बोर्ड का सोचते भी नहीं है यार। मुझे पता है इतनी भारी भारी चीज तुमको पढ़ा दिया, बोर्ड तो चुटकियों में निकल जाएगा अगर इतना तैयार रखोगे तो। लेकिन आप उतना करना ही नहीं चाहते बेटे, पता नहीं क्या टाइम पास करना है, मस्ती करना, करो बेटा 1.5-2 घंटे क्लास,
उसके बाहर निकल करो ना बेटा मस्ती, कोई रोकता है क्या? बाहर तुम मुझे मिलोगे बेटा, मैं भी कुछ नहीं पूछूंगा बाबू कर क्या रहा है, ठीक है? कम से कम क्लास में 1.5 घंटे आओ, क्लास में सीरियस हो जाओ यार, क्योंकि ये 1.5 घंटा सीखा हुआ, अगर यहाँ पे 1.5 घंटे अच्छे से जितना कुछ मैंने पढ़ाया सुन के जाओगे ना, तो शायद घर में रिवीजन करने में तुमको 1.5 घंटे या 2 घंटे कंटेंट को आधे घंटे लगेंगे। और बेटे अगर यहाँ नहीं सुन के अच्छे से जाओगे, नहीं अच्छे समझ के जाओगे ना, ये तुमको 2.5 घंटे में भी तुम जो जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और याद करना स्टार्ट, और कितना याद करोगे यार, 10 थोड़ी है कि स्पून फीडिंग कर लो, चलो रट्टा मार के लिखाएंगे। यहाँ तो समझने की बात है, जितना अच्छा समझोगे बेटा उतना बढ़िया हो, ठीक है? तो समझने का प्रयास करो, कि रट नहीं पाओगे यार। 3 तुम्हारे कोर्स सब्जेक्ट को मिला देना, 100 के ऊपर चैप्टर, पास है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब निकाल लेना, 100 के ऊपर चैप्टर है, तुमको कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला, तुम क्या करने वाले हो भगवान। बेटा प्लीज सीरियस हो जाओ, जब तक लेक्चर चला करे ना तब तक सुनो। और सच में बता रहा हूं बेटा, मेरे तरफ से फुल फ्रीडम है, मेरे को मत डिस्टर्ब करो। आपको बात करना है, अपने दोस्त से बात करना है, आप गेट ओपन करो, चलो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ। मुझे डिस्टर्ब करोगे बेटा, मैं तुमको डिस्टर्ब करूँ, ठीक है? समझ में आया बात ना? ईमानदारी से बेटा पढ़ने आए हो, पढ़ के निकल जाओ। अच्छा समझा ना बेटे? इस बात को ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ, बाकी नहीं कहीं के नहीं रहोगे, सब तुमको अभी नहीं पता चलेगा, 12th के बाद पता चलेगा। और बाद में जब बड़े हो जाओगे तब इस बात को याद करोगे, हाँ यार बंदा सही बोलता, तो उसने पढ़ लिया होता सब कुछ, जब हाथ में कुछ नहीं लगेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाए। अभी तो मजे कर रहे हो, पापा का पैसा है ना, अपना नहीं है ना, लेकिन अपना कमाओगे तब समझो क्या। चलो तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ बोला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे H2O मैंने ले लिया बेटा सॉलिड, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, को फेज चेंज हो रहा है तो टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और H2O लिक्विड, H2O सॉलिड का मतलब क्या, आइस हो गया, और इसका मतलब ये वाटर, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में समझाऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वाटर के डिफाइन होता है, अपने से वाटर के लिए ही पूछता है क्वेश्चन बार बार, इसलिए वाटर का बताऊंगा कितना होगा, ठीक है? तो 1 मोल, देखो 1 मोल सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो गया बेटा 1 मोल लिक्विड, और ये काम होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट याद रखो, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम पे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो भी 1 मोल आइस को या 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जितना हीट देना होगा वही क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ समझाना? अब मैं वाटर के लिए मैं कैलकुलेट करके देने वाला हूँ कि वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं वाटर के हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूँ, और वाटर H2O के लिए, तो अपने को पता है लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है ना, लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। 1 ग्राम आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है, 80। तो बेटा 1 ग्राम के लिए हुआ ना, हीट ऑफ फ्यूजन क्या 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है या 1 मोल के लिए डिफाइन होता है? ये तो हुआ 1 ग्राम आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा कितनी कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा, 80। 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल वाटर का मतलब होता है बेटा 18 ग्राम वाटर, मोलर मास के बराबर अमाउंट, ठीक है? इसका मतलब अगर 1 ग्राम आइस इतनी हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड बन रहा है, तो 1 मोल का मतलब 18 ग्राम क्या होगा, 18 into 80 कैलोरी, बराबर? 1 ग्राम के लिए इतनी, तो 18 1 मोल के लिए, तो क्या 1440 कैलोरी है। तो हीट ऑफ फ्यूजन वाटर कितना हो गया, 1.44। अब इसी को तुमसे जूल में पूछ लिया, मैं आपको ऑप्शन बना दिया जूल में, तो क्या करोगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल या 4.2 जूल मान लो। तो 1440 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर, ये आएगा 6048 जूल, ये आ गया। अब मान लो ऑप्शन ना तो ये दिया ना ये दिया, किलो जूल में दिया, तो जूल को किलो जूल में बदलो, 1000 से डिवाइड मारो, तो 6.048 किलो जूल ऑप्शन है, ठीक है? 6.04 किलो, ये है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है? मैंने तीनों ऑप्शन से बताया, जब डायरेक्ट यही मत रट्टा मारो, कंसेप्ट समझो कैसे बात समझा ना? कैलोरी में भी निकाल के दे दिया, जूल में भी निकाल के दे दिया, किलो जूल में भी निकाल, जो आंसर मिले मार दो।
समझ में आ रहा है? हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है? आप 6 किलो जूल याद रखो, बात समझे ना? यानी 1 मोल वाटर पानी में बदलने के लिए 6 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये वाला ऑप्शन बन के एमएससीटी ने पूछ सकता है इसका, ठीक है। चलो अब आता है बेटा सेकंड, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कितना फ्यूजन। अब आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सेकंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। शाम को मैं 2 घंटे लेक्चर लूंगा तो ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। हाँ, तो 1.5 घंटे में दर्द ना होने देती, इसलिए 2 घंटे की मुझसे आना, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर के बाद मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यान से पढ़िए। अगला क्या होगा आपका, और मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का वीडियो भेज दिया हूँ सर को, ठीक है। केमिकल में से नहीं ला पा रहा हूँ बेटा कि लैपटॉप रोज सोचता हूँ लाने के लिए, बारिश, ठीक है, मुझे लगता है लंबा इसलिए मैं डरता हूँ इसको लेकर निकलने, ठीक है। तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम इवन मैं केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर, केमिकल बॉन्डिंग का भी वीडियो आ चुका है, आप शायद बीबीटी तक पढ़े हो ना, वैलेंस बॉन्ड तक पढ़ाया है। उसके आगे का आपको आई होप वीडियो नंबर 11, 12, 13 3 वीडियो देखने होंगे, जहां मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ाया, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग, सिंपल से ट्रिक्स बताई है। और जरूर पढ़ लेना केमिकल बॉन्डिंग, नहीं तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री बेकार रहेगी, क्योंकि बीबीटी तक मैंने पढ़ा दिया है। उसमें 2-3 वीडियो देखना, बस पीछे का तुम्हारे पास सब अवेलेबल वीडियो है। तो जो अब मैं भेजूंगा वहां पे आपको केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखना है, और बॉन्ड एंगल का कांसेप्ट एक वीडियो में पढ़ाया है, और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने पाए जाते हैं ये बताया है। 2-3 वीडियो देखना है बस केमिकल बॉन्डिंग में, आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसका वीडियो आज मैं सर को शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप पे पहुंच जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम का भी वीडियो में भेज दूंगा। तो एक बार पहले आप आयनिक इक्विलिब्रियम देखना स्टार्ट, कि क्या आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह जो मैं समझा, हालांकि मैंने कोशिश किया कि जिसको इक्विलिब्रियम नहीं भी पता ना, वो भी समझ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की वीडियो भी शेयर करूंगा, बात समझा ना? उसके लिए मुझे क्या लैपटॉप पे यहाँ लेके आना पड़ेगा, इनको देना, बात समझ में आ रहा है? तो आप आयनिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग उस 1 महीने के अंदर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म करना है वीडियो देख, और उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, गारंटीड बता रहा हूं, अगर तुमने बढ़िया से वीडियो देखी आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो एकदम तुमसे एक एक क्वेश्चन निकल जाए। बहुत डिटेल में पढ़ाया, 10 लेक्चर में है, 10 घंटे में आयनिक इक्विलिब्रियम का पूरा, बात समझ आ रहा ना? वो आपको वीडियो से ही खत्म करना है एक चैप्टर। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रो पढ़ाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव एंड पी ब्लॉक, क्योंकि बेटा जानते कितना ज्यादा सिलेबस है ना, कि अगर मैं सब पढ़ाने लगूंगा क्लास में, और अभी भरोसा नहीं है 1.5 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है सुबह शाम, अपने कम से कम 5 घंटे एक दिन में मिले तब शायद मैं खत्म कर पाऊँ जनवरी फरवरी तक आपका सिलेबस, इतना ज्यादा कंटेंट। तो मैंने ही पढ़ाया है, मैं ही सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो से पढ़ने में एक चैप्टर आने के लिए, बराबर। चलिए अब दूसरा पूछते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप 1 मोल लिक्विड ले लीजिए, चलो मैं वाटर से ही बात करता हूँ, आपने 1 मोल लिक्विड ले लिया, इसको कन्वर्ट कर दो बेटा 1 मोल वेपर में ना, H2O गैस, इसमें किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बोल सकते हैं आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, ये एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ना बेटा, अगर लिक्विड को तुमको गैस में बदलना है तो लिक्विड को तो हीट करना पड़ेगा ना। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब when 1 mole of a liquid is converted into vapor, converted into vapor at their boiling point is called of vaporization and डेफिनेशन क्लियर होंगे तभी आप न्यूमेरिकल क्लियर कर पाओगे। थर्मोकेमिस्ट्री में खास बात, इसकी डेफिनेशन मस्त दिमाग में तैयार है, इसके न्यूमेरिकल होंगे। अब अगर यहाँ मैं निकालूं बेटा वाटर का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था 6 किलो, बराबर, तो वेपराइजेशन भी कुछ ना कुछ होगा। तो अगर मैं इसको निकालूं बेटा तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना होगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम होता है 540 कैलोरी पर, इसका मतलब 1 ग्राम
पानी स्टीम में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। 1 ग्राम पानी वेपर बनने के कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है? 540। तो बेटा ये तो 1 ग्राम पानी की बात होगी ना, अपन लोग तो 1 मोल बात करेंगे 18 ग्राम के लिए, तो बस 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? तो 72 और 97 बराबर। ये हो गया, ये आपका आ गया कितना? कैलोरी। अब जूल में बदलना है, इसको 4.2 से तो मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। कितना आ जाएगा बेटा? ये 9720 और 4.2। अच्छा कितना होगा? और 4074 ना, 4074 क्या आ गया बेटा? जूल में। किलो जूल का मतलब क्या? 1000 बाय 0.3 40.724 किलो। आ गया इसका क्या? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया क्या? कैलकुलेट कर दिया। हालांकि पूछा नहीं गया है, फ्यूजन नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन निकाल के दे दिया, इतना होता है। थर्ड होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तीसरा फिजिकल चीज है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ क्या होगा बेटा? 1 मोल सॉलिड अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है इसमें गैस में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, से बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर सप्लीमेशन पता नहीं बता रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि भाई सॉलिड को गैस में बदलना है तो हीट को देना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, converted into gas ना at a particular temperature, यहाँ कोई फिक्स नहीं, it's called enthalpy of sublimation। अच्छा एक बात बेटा, एक बात, H2O सॉलिड आराम से देखना, H2O सॉलिड अगर ये कन्वर्ट हुआ H2O लिक्विड में 1 मोल, तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट हुआ 1 मोल लिक्विड में, क्या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है? अच्छा 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट हुआ 1 मोल गैस, क्या ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है? और 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया वेपर में, तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है? क्या ये इक्वल टू दिस बात समझा क्या? तो क्या हो जाएगा? हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन देके फ्यूजन देके पूछेंगे, क्वेश्चन का इस्तेमाल करना पाओ। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, अब अगला टॉपिक को पढ़ाने से पहले, एंथैल्पी पढ़ाने से पहले एक टॉपिक में क्लियर कर दूं, क्योंकि सब पे न्यूमेरिकल वहीं से बनेगा, हैश लॉ। ठीक है, पहले मैं हैश लॉ, हालांकि मेरे चैप्टर में सबसे लास्ट में मैंने दिया है, बट उसको पहले पढ़ा देता हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह के ऐसे आएंगे जहां आपको हैश लॉ का इस्तेमाल करना है, तो हैश लॉ मैं पहले कवर कर देता हूँ, ठीक है। इसको जरा सुन लीजिएगा, हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी बोलते हैं। हैश लॉ क्या बहुत छोटा सा नियम है, बट न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। हैश लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो हमने बेटा ए से बी बनाया, ए से हमने बी बनाया सिंगल स्टेप, और मान लीजिए इसका एंथैल्पी चेंज आ गया, हीट ऑफ रिएक्शन आ गया आपका डेल्टा एच आर। एक स्टेप मैंने ए से बी बनाया सिंगल स्टेप, कितनी हीट दी। अब मैं यही ए से बी बनाने के लिए पहले मैंने बनाया ए से सी, हीट रिलीज हुई डेल्टा एच वन जो भी, सी से हमने बनाया डी, हीट जो भी रिलीज एब्जॉर्ब हुई डेल्टा एच, फिर सी से बनाया बी डेल्टा एच। तो हैश लॉ क्या बोलता है कि whether a chemical reaction takes place in one step
और more than one step enthalpy change remains constant. मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या है, heat of reaction is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. यही छोटी सी बात है। बात समझ आ रहा है क्या? चाहे आप केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में करा दो, चाहे 1000 स्टेप में करा के वही रिएक्शन करा दो, तो 1000 स्टेप का एंथैल्पी जोड़ोगे ना सिंगल स्टेप पर आप। बात समझ आ रहा है क्या कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। समझो ना यार, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, बात थोड़ी है। 10 स्टेप का मतलब क्या, ठीक है, यहां से यहां तक एक स्टेप में हीट रिलीज होगी, तो तुम 10 स्टेप कर गया तब भी हीट रिलीज होगी, तो चेंज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, हैश का क्या होता है कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन या एक से अधिक स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या रहता है, इसका कांस्टेंट। यानी एंथैल्पी चेंज नेवर डिपेंड अपॉन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल। कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, एंथैल्पी को उससे मतलब। बात समझाना, एक स्टेप में होगी तब इतनी एंथैल्पी होगी, 1000 स्टेप में करा दो तब भी टोटल जोड़ोगे तो एक स्टेप के बराबर है। मतलब हैश पर ये प्रूव करता है कि एंथैल्पी इज द स्टेट। बात समझना, तो नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। तो वो है तो बड़ा छोटा सा निकल, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल से बड़े भारी भारी आते हैं। और बता रहे हैं, लिखा रहेगा 4 लाइन 5 लाइन का न्यूमेरिकल, सॉल्व होगा सिंगल लाइन, अगर दिमाग लगा। और जैसा मैं ट्रिक बता दूंगा वैसा अप्लाई कर दोगे, सिंगल लाइन में आंसर निकाल, ठीक है हैश का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, और इसका यूज अगर इतना कि आप क्लास के क्वेश्चन में इसका यूज करूंगा हैश का, यानी इसका यूज आप बीटा फॉर्मेशन के क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। यानी हैश का आप बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल निकालना आना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको दो स्टेटमेंट समझा दूं कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, और ये हमारे बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द हैश का, उनको एक्सप्लेन करके बता, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर में आ ही जाता है क्या होता है कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। या इसको दूसरे लहजे में बोल रहा हूं, तो एंथैल्पी चेंज नेवर डिपेंड अपॉन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। बात समझा ना? अब इसमें मैं न्यूमेरिकल कैसे करता हूं, तो वो ट्रिक बताता हूं आप कैसे सॉल्व करोगे। 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा कंसेप्ट आपको, और फिर इसका यूज आपको करना ही पड़ेगा। हैश का न्यूमेरिकल में पहले कवर, चैप्टर में सबसे बाद में। चलो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है भाई, बहुत ध्यान से समझना, लगेगा बड़ा कठिन, एक लाइन में सॉल्व होगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, तो ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बस दिमाग में रख लेना। ये अलग प्रूफ करके बता दूंगा। 2Fe प्लस 3CO2 एक रिएक्शन देती है आपको, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 दिया -26 किलो जूल पर मोल, ये गिवन डेटा है। एक दूसरी केमिकल रिएक्शन दिया FeO, आराम से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेगा। ये Fe प्लस CO2, अब शाम तक लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन होंगे। CO2 डेल्टा H2 इज इक्वल टू या -16 किलो जूल पर, ये तो इक्वेशन आपको दिया है, और आपको इसी इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, तो आपको ये जो है Fe2O3 प्लस CO, ये 2FeO प्लस CO2 डेल्टा H3 आपसे पूछा, ठीक है। आराम से देखो, आपको ये दो इक्वेशन दिया बेटा, इसका हीट दिया डेल्टा H1, इस रिएक्शन का डेल्टा H3 पूछा है, आपको इस रिएक्शन को इन दोनों की मदद से बनाना। बहुत ध्यान समझो, ये हो गई आपकी मास्टर, ठीक है। इसको तैयार करना है इन दोनों से, तो पहले ट्रिक बता देता हूं, फिर डिटेल में बताता हूं। वो ट्रिक हमारी क्या है, लग रहा होगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आगे, देखो एक लाइन में खत्म होगा क्वेश्चन। मैं क्या बताऊं, आप देखो ये आपका मास्टर रिएक्शन है, इन रिएक्शन में देखो कि कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सबसे कम बार आया है। देखो यहाँ देखो Fe2O3 एक बार आया है, और कहीं आया है क्या, सबसे कम बार वाले को अंडरलाइन, ये ट्रिक है, ठीक है। CO एक से अधिक बार छोड़ो, CO2 एक से अधिक बार छोड़ो, Fe एक से अधिक बार छोड़ो, और F, क्या यही दोनों सबसे कम बार आए हैं, बस इन्हीं को एडजस्ट कर दो, बाकी सारे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे ज्यादा, सबसे कम बार यही आए हैं, अच्छा
अपने मास्टर रिएक्शन आपको Fe2O3 लेफ्ट में चाहिए, बराबर। आप बताओ इसको इक्वेशन 1 मान दो, इसको इक्वेशन 2 मान, बाकी को मत सोचना बेटा। मैंने क्या बोला, इन सब में देखना कौन से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सबसे कम बार आए, उसी को मैनेज करेंगे बस हम लोग। हाँ, तो Fe2O3 बस एक बार आया और FeO क्या आया बेटा, एक बार। अब देखो, अब अपनी मास्टर रिएक्शन क्या है, इन दोनों के हेल्प से ये बनाना है। आप देखो इन्हीं दोनों को मैं एडजस्ट करूंगा, बाकी मैं CO Fe के बारे में सोचूंगा नहीं, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। Fe2O3 ये मेरी डिजायर्ड रिएक्शन यही चाहिए। क्या मुझे Fe2O3 लेफ्ट में चाहिए, मेरे इक्वेशन इसका तो निकालना है, मुझे लेफ्ट में चाहिए। किस इक्वेशन में Fe2O3 है, फर्स्ट में मुझे लेफ्ट में चाहिए, वहां ऑलरेडी लेफ्ट में बिल्कुल सजाया हुआ। इसका मतलब इक्वेशन 1 को ऐसे ही रखो, ये कुछ नहीं पलटवाला कुछ नहीं। आप फिर हम किसको देखें, किसको मत देखो, सबसे कम FeO, मुझे FeO चाहिए, आंसर चाहिए। मुझे राइट में चाहिए, क्या यहाँ लेफ्ट में है, इसको राइट में लाना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पलटना पड़ेगा। और मुझे 2 मोल चाहिए, यहाँ 1 मोल है, तो इस रिएक्शन को पलट के 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया क्या? यानी देखो मेरा Fe2O3 चाहिए मुझे, आप चेक करो दोनों में कहां मिल रहा है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। मुझे लेफ्ट में चाहिए, बराबर लेफ्ट में मिल रहा है। मुझे 1 मोल चाहिए, बराबर 1 मोल है, यानी डेल्टा H3 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H1। या इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 1 को ऐसा करना है। मुझे FeO चाहिए, कहां मिला, सेकंड इक्वेशन में। मुझे राइट में चाहिए, वहां कहां मिला, लेफ्ट में। तो इसको राइट में ले जाना, इक्वेशन को पलटना पड़ेगा। और मुझे कितना मोल चाहिए, यहाँ कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पलटने का मतलब माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 -2 इंटू इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। चलो देखो, जो तुम इक्वेशन के साथ करोगे वही डेल्टा एच के साथ करो। इक्वेशन 1 का डेल्टा है -26, क्या है ना, रख दिया, -2 इंटू -16 बराबर 2 इंटू -16, तो क्या हो जाएगा, -26 प्लस 32 प्लस 6 किलो जूल। खत्म। समझ में आया क्या? असल में कितना आसान कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जो मैंने किया सही है। इक्वेशन 1 को मैंने ऐसे रखा, चलो कर देता हूँ। Fe2O3 प्लस 3CO gives 2Fe प्लस 3CO बराबर डेल्टा H1 -26 कर दिया। इक्वेशन 2 को मैंने रिवर्स किया है, पलटा है, और 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया है। पलट के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसको पलटूंगा तो ये लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2Fe 2 से मल्टीप्लाई करो, 2CO gives 2FeO प्लस 2CO, और डेल्टा H2 क्या होगा, इसको पलटोगे तो ये पहली बात तो प्लस होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा H2 32 हो जाएगा, बराबर। अब दोनों क्या किया, जोड़ा ही तो मैंने, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो यहाँ क्या, इसको ऐड कर, क्या होगा, 2Fe से 2Fe कैंसिल, 2CO से एक दो दो एक बचेगा ना, एक बचेगा, 2CO से 2CO बचेगा, एक CO बचेगा। अब लेफ्ट में क्या बचा बताओ, Fe2 क्या एक CO बचा है क्या, इधर क्या 2FeO बचा है क्या, 2FeO प्लस एक CO बचा है क्या, क्या यही डायरेक्ट क्वेश्चन थी क्या, अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, इस तरह करते हैं, बोर्ड एग्जाम का पहले सॉल्व करते हैं, एंट्रेंस में आप ये सब नहीं करते। समझ में आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन हैंडल करना बेटा। कुल मिला के मास्टर रिएक्शन को पकड़ना, देखना जो रिएक्टेंट सबसे कम बार है उसको एडजस्ट कर लेना, खत्म कर। एक दो क्वेश्चन आया समझ में? चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन और करता हूं इस पे। अब आपसे बोला, बहुत ध्यान समझिएगा, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन। कैलकुलेट, आराम समझिएगा, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन, कंबस्शन ऑफ इथेन का हीट ऑफ कंबस्शन इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, जितना सीखे हो सबका इस्तेमाल करना। if enthalpy of formation
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 यानी मीथेन, CO2 and water are -20 kilocalorie, -90 kilocalorie and -70 kilocalorie. ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन था -400 किलो कैलोरी, -370 किलो कैलोरी, -360 और -720। ठीक है, आप ध्यान से अब की बार तुमको रिएक्शन भी लिखनी है, तुमको पहले रिएक्शन खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ये मेरी मास्टर रिएक्शन बनेगी, इसका हीट ऑफ कंबशन निकालना है। और गिवन क्या क्या है बेटा, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गिवन है, CO2 और वाटर, इन तीनों का फॉर्मेशन दिया है, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना। चलो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, 1 मोल मीथेन बनाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाऊंगा, और वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में भी होंगे, है ना, ग्रेफाइट को। और रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए, कार्बन बैलेंस करो पहले C, और यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये, और इसका डेल्टा H1 दे दिया, और -20 किलो कैलोरी इक्वेशन 1, इसीलिए बोला था डेफिनेशन को ध्यान से, तो तुमको खुद लिखना पड़ेगा, बात समझा ना। फिर किसका फॉर्मेशन लिखना है, CO2 का, 1 मोल CO2 बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओ, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। डेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, ये दे रखा है आपको कितना, -90 किलो कैलोरी इक्वेशन 2, ये काम खुद करना पड़ेगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर बनाओ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओ, और वो एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। डेल्टा H दिया है, ये गिवन है बेटा, आपको बस रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखो, मीथेन का मतलब C2H6, 1 मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है, तो पहले लिख दो O2, और हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन लिखने का ट्रिक बताया, कार्बन प्लस CO2 बना दो, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना दो, प्लस 6 हाइड्रोजन से 3 वाटर बनेंगे, और इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ 4 और 3 7 ना, 2 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7/2 बैलेंस। और ये 7 ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ 7 लिखता तो 14 ऑक्सीजन हो जाते हैं ना, डिवाइड बाय 2, समझ में आ गया क्या। और इसका डेल्टा H4 अपने को निकालना है, ये अपनी हो गई मास्टर रिएक्शन, समझा ना। अब ऊपर के 3 रिएक्शन का भाग के साथ इस्तेमाल, आइए सबसे पहले देखते हैं सबसे कम क्या क्या है। क्या कार्बन तो 1 से अधिक बार आता है, हाइड्रोजन भी क्या आ गया, 1 से अधिक बार आ गया, छोड़ो, ऑक्सीजन भी 1 से अधिक बार आया, सबसे कम बार आया उसकी मैंने करूंगा भाई, ये 1 बार आया है, CO2 भी 1 बार आया है, और वाटर 1 बार आया, बराबर। किसी को ध्यान देते हैं, चलो अपने को C2H6 चाहिए, कहां पे चाहिए, लेफ्ट में, वहां कहां है, अपने को 1 मोल चाहिए, वहां पे भी 1 मोल है, बट अपने को कहां से लेफ्ट में और राइट है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना, सबसे पहला पलटू में इक्वेशन माइनस कर, रिवर्स करने वाला माइनस। अच्छा, अब CO2 को देखो, CO2 अपने को कहां मिलता है, राइट में, अपने को राइट में चाहिए, बराबर राइट में मिल रहा है, लेकिन अपने को 2 मोल चाहिए, यहाँ 1 मोल है, यानी डायरेक्ट इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, +2 इंटू इक्वेशन 2 बराबर। फिर पानी पे ध्यान, पानी कहाँ है, थर्ड इक्वेशन, अपने को कितने मोल चाहिए, 3 मोल, यहाँ कितने हैं, 1, अपने को राइट के बराबर राइट में दिया है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो +3 इंटू इक्वेशन, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। देखो -1 का मतलब -20 बराबर, +2 इंटू इक्वेशन -90 प्लस ये हो गया आपका -20, और हाँ प्लस
-180 ना बेटा, और इधर क्या हो जाएगा -210, ये हो गया आपका प्लस, इसको जोड़ दो और आपका आंसर आएगा -370। कैलकुलेट कर लीजिए, सारी कहानी तो ये लिखना आना चाहिए और ये ट्रिक जो बता दी इस्तेमाल करना है बहुत, ठीक है। बाकी हम जो सबके चक्कर में पड़े तो बराबर फंसते कि वो सर यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है। जो ट्रिक क्या है, जो सबसे कम बार आया है उसी को मैनेज कर लो, बाकी अपने आप मैनेज। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ, जब रिवर्सन करोगे ना मैनेज, आप रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, आपने पलट दिया बेटा ना, रिएक्शन को पलट दोगे इसका मतलब क्या किया आपने, पलट के ऐड कर रहे हो आप। अब जब ऐड करोगे माइनस अपने आप प्लस होगा ना, ये तो बात समझ आ गई नहीं? इस तरह से करना है। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, जब आप इसको लिखोगे लगेगा कितना हैवी क्वेश्चन देता है। सॉल्व हुआ ना 2 लाइन में, तो हैश का क्वेश्चन इससे बड़े शानदार टाइप के होते हैं। अगर थोड़ा सा ट्रिक पता है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल, ठीक है। तो चलो फिर अब शाम को मिलते हैं, हैश का खत्म करते हैं, शाम को मैं 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा। 4:30 नहीं 5 से 7 लेक्चर है मेरा शाम को।